हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका प्यारा शुभम सर। ये नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। जैसा कि हमें पता है, हम क्लास टेंथ एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं। मेरी क्लास टेंथ एनसीईआरटी सीरीज में बच्चों हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। और इस थर्ड चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। देखो, आपको याद होगा हम 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे, 1 से लेकर 20 तक। एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला था। अब हम इसके बाद टॉपिक देखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे? तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का। अगर मैं पहला एलिमेंट की बात करूं तो वो क्या है मेरा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बच्चों इसका क्या होगा? 1। इसका होगा 2। इसका होगा 2 1। इसका होगा 2 2। इसका होगा 2 3। इसका होगा 2 4। इसका होगा मेरा 2 5। इसका 2 6। और इसका 2 7। एंड इसका 2 8। टू नहीं नहीं, आर्गन के बाद मेरा आता है नियॉन के बाद सोडियम। इसका होगा 2 8 1। 2 8 2। 2 8 3। 2 8 4। 2 8 5। 2 8 6। 2 8 7। और 2 8 8। ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 से लेकर 20 तक। अब आपको पता होगा हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर मैं देखूं तो इनमें से कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों मेरे 8 इलेक्ट्रॉन है? एक तो ये है आर्गन और दूसरा है ये नियॉन। इन दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट। उस लास्ट ऑर्बिट के अंदर इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो हर कोई इनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करेगा वो। अगर मैं ये देखूं सोडियम। सोडियम बच्चों, सोडियम पे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2 8 1। अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा मेरा बच्चों? 2 8 आएगा कि नहीं आएगा? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट्स लुक लाइक अ नियॉन। नियॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या था बच्चों मेरा? 2 और 8। तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जितनी पॉसिबिलिटी होगी। अगर गेन करने से इजी हो रहा है तो गेन करेगा, लूज करने से इजी हो रहा है तो लूज करेगा। अगर मैं यही देखूं फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरा? 2 और 7। अगर मैं फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन कराता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 8। तो ये किसी तरह बिहेव करेगा मेरा? नियॉन की तरह। तो जरूरी नहीं है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ही बना सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना लूज करना है कितना गेन। जो नियरेस्ट होगा वही एलिमेंट करता है। जैसे फ्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेते ही जस्ट मेरा क्या बन रहा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक अ नियॉन। बट सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा था नियॉन बनने के लिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि सोडियम जो है मेरा वो है मेटल। कैसे बोल सकता हूँ? मैंने बताया था बच्चों, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो सोडियम और फ्लोरीन, सोडियम मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। तो इन दोनों के बीच की रिएक्शन देखनी है। तो अगर मैं देखूं तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा? Na+ में। एंड फ्लोरीन में किस में कन्वर्ट हो रहा है? F- में। तो ये मेरे क्या बना रहे हैं? NaF।
और ये मेरा क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो अब इस लेक्चर में हमें आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। देखो बच्चों, ये कुछ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं और मैंने कल भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। तो ये आप लोग एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। चलो, अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल। द combining power of an atom is expressed as valency. Atom element combine to form stable molecule. The combining power of an atom is expressed as valency. Each atom has tendency to attain a completely filled valence shell. हर एटम की टेंडेंसी होती है वो कंप्लीटली फिल्ड, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लास्ट ऑर्बिट में पूरा फिल रखना चाहता है। द नोबल गैस विच हैव अ completely filled valence shell और outer most shell, so they are very stable. अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में एक नोबल गैसेस एलिमेंट ही है जिनके वैलेंस शेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स हैव नॉन मेटल्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जो मैं पीछे दिखा चुका था। इट इज क्लियर फ्रॉम द above टेबल दैट एक्सेप्ट हीलियम all other element gases have 8 electron in their outermost shell. एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं मैं। विच रिप्रेजेंट अ हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन द नोबल गैसेस हैव नो एनी टेंडेंसी टू लूज और गेन। देखो, नोबल गैस खुद में ही स्टेबल है। नोबल गैस वो ऑलरेडी इतनी स्टेबल है तो उनको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? तो नोबल गैस ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है या गेन कर सकती है। क्या कौन गेन करेंगी, मेटल और नॉन मेटल? तो दे एग्जिस्ट अ मोनो एटॉमिक फॉर्म। सोडियम एटम हैज 1 electron in their outermost shell. If it lose the electron its m shell, so its l shall become the outermost shell. देखो, सोडियम का लास्ट जो शेल है वो m, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो m शेल गायब हो जाएगा, और अगर m शेल चला जाएगा तो लास्ट शेल क्या बचेगा मेरा, l। तो उस लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। 8 का मतलब क्या है कि वो जो स्टेबल जो एलिमेंट है और जो आयन है वो स्टेबल है। विच हैज द स्टेबल ऑक्टेट लाइक नोबल गैस। The nucleus of this atom still has 11 proton but the number of electron has 10. Therefore it becomes positively charged sodium ion और cation। यहाँ इसने इतनी बड़ी थ्योरी में बोला है जो मेरे नोबल गैस हैं वो ऑलरेडी स्टेबल हैं। अगर मेरा कोई एलिमेंट स्टेबल है वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब अगर मैं देखा जाए तो जो स्टेबल है तो वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। मोनो एटॉमिक फॉर्म, उसका कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा मुझे। मॉलिक्यूल मतलब अगर मैं देखूं नियॉन, तो नियॉन हमेशा एनी की फॉर्म में ही रहेगा, कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, या Ni2 नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो स्टेबल है। तो स्टेबल है इसलिए वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में है मेरा। अब दूसरा, अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम क्या है मेरा, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 है तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखता हूँ बच्चों, तो क्या आ रहा है मेरा, 2 8 और 1। मतलब 2 8 और 1, उसके 3 शेल है, KLM। जो आउटर मोस्ट शेल है अभी उसका M है। उस आउटर मोस्ट M शेल में बच्चों उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसका एक शेल चला जाएगा। उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल बचेगा वो क्या होगा, L। बचेगा कि नहीं बचेगा? और उस L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मेरा किसी तरह बिहेव करेगा, नियॉन की तरह। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मेटल, ये सोडियम जो है मेरा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 ही देने वाले हैं मेरे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मेरे कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ रिएक्शन है, सोडियम Na+ इलेक्ट्रॉन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, 281 कॉन्फ़िगरेशन था, बाद में क्या हो गया, 2 और 8 सोडियम कैटायन। On the other hand, chlorine has 7 electron. On the other hand, chlorine has 7 electron. No, no. Chlorine has 17. यहाँ पे 7 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा
17 इलेक्ट्रॉन, इट्स ओके आउटर मोस्ट बोल रहा है, सॉरी क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर मैं देखूं क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर मैं देखूं क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब 7 को 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। एक ऐड करने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो वो 7 से 8 हो जाएगा, मतलब अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट होने का किस तरह बिहेव करेगा बच्चों, वो मेरा नोबल गैस एलिमेंट की। द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एटम हैज 17 प्रोटॉन and the number of electron become 18, thus make chloride ion chlorine as a negatively charged। 2 8 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, Cl निगेटिव। कॉन्फिगरेशन क्या हो गया मेरा 2 8 8, इसको मैंने बोला क्लोराइड आयन। और ये क्या है मेरे नॉन मेटल। बोला बोला ओके। So sodium plus chlorine plus ion become oppositely charged atom which attract each other and held by the strong electrostatic forces of attraction to exist NaCl। In other words, Na plus and Cl negative ion are held together by electrovalent और ionic bond। अब जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज में फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे जो बॉन्ड बन रहा है उसको मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब मेरा क्या हुआ देखो, मैं तुम्हें यहां दिखाता हूं करके। ये मेरा सोडियम है, ये मेरा क्लोरीन। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा वो क्लोरीन गेन कर लेगा और क्या बनाएगा, NaCl। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्या बनाया, Na प्लस, और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया और क्या बना दिया मेरा NaCl। बना दिया कि नहीं बना दिया। अब ये अगर मैं देखूं, चलो जो भी देख लेता हूँ। देखो यहाँ मैंने दिखाया है ना NaCl, और ये क्या बनाया मेरा NaCl। द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मैं मैग्नीशियम देखूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा उसका, 2 8 2। अब मैग्नीशियम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Mg इज इक्वल टू 2 और 8 और Mg2 प्लस। अब क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लोरीन क्या कर रहा है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब मैं अगर देखूं Mg+2 है और क्लोरीन निगेटिव है, तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, देखो जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी मुझे 2 निगेटिव चाहिए, बट मुझे पता है क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब तो ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या बनाएगा बच्चों मेरा MgCl2। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल, इट हैज टेंडेंसी टू लूज बोथ इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दैट इज नियॉन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन कॉन्फिगरेशन दी। मैग्नीशियम loses its both the valence electron to chlorine atom and each of which need to 1 electron to form Cl ion। मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम 2 प्लस में और क्लोरीन 2 निगेटिव में, ठीक है। 2 क्लोरीन अभी दोनों मिलके बना रहे हैं मेरा बॉन्ड बना रहे हैं, जो बॉन्ड है मेरा MgCl2। और कौन सा बॉन्ड है मेरा, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, अभी बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेरी। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी जो भी नंबर होगा। टेक द सैंपल ऑफ NaCl, KCl, BaCl2 and CaCl2। dissolve small quantity of each solid by one in water in a kerosene and observe।
ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है? ई सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, ए। ई सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन केरोसिन, बी। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ई सॉल्ट by one and metallic spatula and heat carefully in the top flame of the burner। मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे? मैंने यहाँ पे किया है, पहले मैंने सैंपल लिया। सैंपल किसका? NaCl का, KCl का, BaCl2 का, CaCl2 का। और उन सब सैंपल को अलग अलग बीकर में मैंने डिसॉल्व किया। किसमें डिसॉल्व किया? पानी में। मैंने ऑब्जर्व हुआ कि वो सारे वाटर में सॉल्युबल थे। दूसरा क्या था? ईच सॉल्ट, जो मैंने अगला बाकी अलग बीकर में दोबारा से सॉल्ट लिए और उसको केरोसिन में डाला, तो वो वाले सॉल्ट थे ना केरोसिन में डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। देखो ये सारे सॉल्ट मेरे पानी में तो डिसॉल्व हो रहे थे लेकिन केरोसिन में डिसॉल्व नहीं हो रहे थे। उसके बाद क्या किया मैंने? सॉल्ट की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी स्पैचुला पे ली। स्पैचुला सबको पता होगा ना, स्पैचुला जिससे हम सॉल्ट वगैरह डालते हैं, मीजर करते हैं, उस पे ली। और उसको मैंने बर्नर की स्पैचुला को बर्नर की फ्लेम से बर्न किया। तो मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिली? दी सॉल्ट डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग इन द फ्लेम ऑफ बर्नसन बर्नर। वो सॉल्ट मेरे मेल्ट नहीं हुए। NaCl सॉल्ट येलो कलर फ्लेम ऑन बर्निंग। NaCl जब सॉल्ट को मैंने बर्न किया वो येलो कलर फ्लेम दिखाया। KCl salt shows violet color flame, CaCl2 salt shows black color flame, and BaCl2 salt apple green flame on burner। ऐसे मुझे कुछ सॉल्ट मिले। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का। एक और एक्टिविटी देख लेते हैं बच्चों। टू शो दैट aqueous solution of ionic compound conduct electricity procedure, dissolve a salt of NaCl in water, make the experiment setup as shown in figure। तो मैंने ये सेटअप लगा दिया, ये बल्ब है मेरा, यहाँ पे क्या नाम है, सॉल्यूशन है मेरा, किसका है? NaCl वाटर का, ये बीकर है और ये क्या है मेरे? इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन, व्हेन द की इज प्रेजेंट ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लो। जब मैंने देखा बल्ब ग्लो हो गया, इसका मतलब क्या है? मेरा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सेटअप बनाया, इसके अंदर क्या डाला? NaCl वाटर सॉल्यूशन डाला और मैंने देखा बल्ब मेरा जलने लगा इलेक्ट्रोड की मदद से। तो क्या है? ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट क्या मिला? दिस एक्टिविटी शोज दैट द करंट इज पासिंग थ्रू द सर्किट एज वेल एज थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये कुछ टेबल बनी हुई थी ना हमारे NCERT में, उसमें लिखे हुए हैं हमारे आयनिक कंपाउंड, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। देख लेने का, याद नहीं करना है, इसका कुछ जरूरी नहीं है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1074, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 1738। LiCl 878, 1708। KBr 1007 और 1600। तो ये सब एक बार देखना, उसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये टेबल दी हुई थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे लाके। ठीक है बच्चों? ओके। फिजिकल स्टेट क्या होती है मेरी आयनिक कंपाउंड की? अब मैं देखूंगा आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ionic compound are solid and relatively hard because of these strong forces of attraction between the positively charged and negatively charged ions. This attraction of forces is also known as strong electrostatic forces of attraction. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मोस्टली सॉलिड इन नेचर होते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। किनके बीच में? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और क्या लिखा है? दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटेल एंड ब्रेक इनटू अ पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। प्रेशर दोगे तो वो छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। जो मेरे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रो और सॉल्वेंट में मतलब केरोसिन या पेट्रोल उसमें इनसॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ionic compound have a high melting point, boiling point due to the strong electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions। जो मेरा आयनिक कंपाउंड है बच्चों, वो ज्यादा, उनकी ज्यादा होती है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस वजह ज्यादा होता है?
क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से ये हाई, इनका ये होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। और साथ के साथ देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा एनर्जी लगेगी उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दूसरा क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड इन अ सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड कंपाउंड में सॉलिड आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस टाइम पे उनके पास फ्री मोबाइल आयन नहीं होते, ठीक है ना। द आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोनोवेलेंट ऑफ आयनिक सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, करेक्ट। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। बट जो आयनिक कंपाउंड है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन द केस ऑफ मॉल्टन, मॉल्टन मतलब एक्वस भी बोल सकता हूँ, इन द मॉल्टन स्टेट द आयंस become free and therefore they conduct electricity due to mobile mobility of ions। मैंने बोला था ना, सॉलिड NaCl या फिर सॉलिड आयनिक कंपाउंड के पास फ्री मोबाइल आयन नहीं होते, नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। मॉल्टन के स्टेट में क्या होता है, उनके पास फ्री मोबाइल आयन होते हैं, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेरे बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड मैग्नीशियम। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम इज but to presence of one electron its outermost shell of its atom. Oxygen has 6 electrons in outermost shell, so the electron dot structure of oxygen is O, and magnesium has 2 electrons in outermost shell, so the electron dot structure of magnesium is this। बस यही बनाया और क्या है। In the formation of Na2O and MgO by the transfer of electron to sodium atom, transfer to outermost electron to oxygen atom by losing 2 electrons, the two sodium atom from sodium plus, and by gaining 2 electrons sodium atom। मुझे क्या करना है देख लेता हूँ मैं। MgO और Na2O का स्ट्रक्चर बनाना, मुझे क्या बनाना है, मुझे कंपाउंड बनाना है। मुझे MgO और क्या बनाना है, Na2O बनाना है। अगर मैं Mg की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 2। Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो किस में जाएगा, मेरा Mg2 प्लस में, ठीक है ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मेरा, 2 8 2 और 8। अब अगर मैं देखूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2 और 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बच्चों, और क्या बनाएगा, O2 निगेटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 2 और 8, या 2 और 6, गलती से मैंने 8 लिख दिया। अब अगर मैं देखूं मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस O2 निगेटिव, तो दोनों में सेम चार्ज है, बस अपोजिट चार्ज, दोनों में चार्ज की क्वांटिटी सेम है बट अपोजिट साइन है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, MgO। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, MgO। मैंने बताया भी था ना, मेटल रिएक्शन है, मेटल अगर ऑक्सीजन की वजह से बर्न होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मोस्टली बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर मैं Na2O देखूं तो सोडियम क्या है बच्चों मेरा, 11। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम प्लस में जाएगा, ठीक है ना। और O2 निगेटिव। अब यहाँ 2 निगेटिव है, यहाँ एक पॉजिटिव है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे मेरा Na2O। भाई देखो एट दी एंड मुझे तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है ना। यहाँ 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव थे, वहां एक सोडियम पॉजिटिव था, तो इसलिए मुझे 2 सोडियम एटम लेने पड़े। देखो यहाँ दे भी देखा इन्होंने, देख लो एक बार, देख लिया। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टेट। मेटल्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सेप्शन मरकरी इज अ लिक्विड। मेटल जो होती है मेरी सॉलिड होती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन है, क्या है वो मेरा, वो है मेरा मरकरी। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। नॉन मेटल जो होती है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होती है, सॉलिड लिक्विड गैस। लस्टर, दे प्रोसेस लस्टर और शाइन, मतलब जब भी मेटल होता है उसको अगर मैं रब करता हूँ 70% शाइन प्रॉपर्टी दिखाता है।
They possess no luster property, exception iodine or graphite. Malleability and durability. Metals are generally malleable and ductile. Non-metal are neither malleable nor ductile. Hardness. Metals are generally hard. Alkali metals are exception. Non-metal possess very hard. Diamond is an exception. It is the hardest substance known to occur in nature. ये हार्ड होती है, ये हार्ड नहीं होती. इसमें एक्सेप्शन क्या है मेरा? डायमंड. डेंसिटी. दे हैव हाई डेंसिटी. दे जनरली possess low density. Conductivity. Metals are good conductor of electricity and heat, but non-metals are not good conductor of electricity and heat. But the exception is ग्रेफाइट. बताया था ना बच्चों, नॉन मेटल्स मेरे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, बट उसमें एक एक्सेप्शन था ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है? एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है. फिर क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे यूजुअली हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. दे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली लो. द ओनली एक्सेप्शन बोरोन, कार्बन एंड सिलिकॉन. केमिकल प्रॉपर्टीज में सब देख चुका हूँ. एक्शन विद मिनरल एसिड. मिनरल एसिड क्या होता है? मेटल आर जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. अगर मेरा कोई मेटल मिनरल एसिड से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है. नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन और रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड. अगर मेरा मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? मेटालिक ऑक्साइड. ठीक है ना. अगर नॉन मेटल रिएक्शन करता है तो बनाता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड. मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है मेरा? एसिडिक इन नेचर. ये बता चुका हूं मैं. तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन. मेटल जनरली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन. मेटल क्या होती है? जनरली हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होती है. हाउएवर लिथियम, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा फ्रॉम अनस्टेबल हाइड्राइड, lithium hydride, sodium hydride, calcium hydride. These hydride are also known ionic in character. Non-metal combine with hydrogen to form stable hydride. देखो, मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल के हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ, कार्बन. कार्बन का हाइड्राइड क्या होगा? CH4. क्लोरीन HCl, सल्फर H2S. ये मेरे जो हाइड्राइड्स हैं नॉन मेटल के, वो स्टेबल हैं, और मेटल के जनरली स्टेबल नहीं होते हैं. Combination with halogen. They combine with halogen to form well-defined and stable crystalline solid. Non-metal form halide which are unstable and undergo hydrolysis rapidly. जो मेटल के हेलोजन होते हैं ना, मेटल हेलोजन कंपाउंड, वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. नॉन मेटल के अनस्टेबल होते हैं, वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर. Metals are electropositive in character. They form cation in a solution and are deposited on the cathode when electricity is passed through their solution. Non-metal क्या होते हैं? It's not a electropositive, it is a electronegative, so it have a tendency to accept electron rather than losing electron. Okay. Last क्या? Oxidizing and reducing power. Metal behave as a reducing agent. This behave of their tendency to lose electron. Non-metal generally behave an oxidizing agent. ये सब देख लेना, पढ़ा चुका हूँ मैं सारा. देखो, कोरोजन ऑफ मेटल तो हम पढ़ भी चुके थे पहले चैप्टर में. आई थिंक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, हमने पढ़ा था कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? जंग का लगना. बताया था तुम्हारे बच्चों दिमाग में जंग लग जाती है, पढ़ाई को लेके पढ़ नहीं पाते, बाकी सब काम कर लेते हो, तो जंग लगने को मैं बोलता हूँ कोरोजन. Slow destruction of the metal due to the chemical reaction on their surface by carbon dioxide, moisture, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc. of the following atmosphere is known as corrosion of metal. In corrosion, metal atoms give up electron and are converted into ion. कोरोन लगता है क्यों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैंने कोई मेटल लग दिया, उसका कोरोजन लग जाएगा, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. तो क्या लिखा है? स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस by oxygen, carbon dioxide, moisture, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, etc. of the atmosphere is known as the corrosion of metal. In corrosion, the metal atom give up electron and converted into ions. Move from one part, move from one part of the metal to another more easily in the presence of moisture.
because moisture provide the medium through which iron can flow easily. Almost all metal except noble gas such as gold, platinum and palladium get corroded. Conduction of rusting. Presence of oxygen or air, presence of water or moisture. Activity देख लेते हैं बच्चों 1.12. To show that the rusting of iron require both air and water. मुझे बताना है आयरन की रस्टिंग के लिए बहुत दोनों चीजें जिम्मेदार हैं, मतलब क्या है, एयर भी है और वाटर भी है. एक्सपेरिमेंट. टेक टेक टेस्ट ट्यूब take their test tubes and put one clean nail in the each of three test tube. Label these test tube A, B and C. मैंने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उनके अंदर मार्किंग कर दी ए बी सी, उनके अंदर क्या डाला मैंने, आयरन नेल डाल दिया. ठीक है ना, नेल डाला. Pour some water in test tube so that about 2/3 of the nail is immersed in the water. 2/3 पोजीशन है नेल का ना, वो पानी से कवर हो जाना चाहिए हमारा. And cork the test tube. Pour smalling boiling distilled water in the test tube B. Then pour 1 ml of oil and cork it. ये मेरा कुछ सेटअप था, देखा मैंने. यहाँ पे एयर है, सब में एयर है. ठीक है, अब देखो इसमें मैंने थोड़ा डाल दिया पानी के साथ, 1/3 ही भरा है. रेस्टिंग आयरन नेल, वाटर एंड एयर. इसमें क्या है, ये थोड़ा ज्यादा भर दिया मैंने. ठीक है ना. बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर रिमूव डिजॉल्व एयर. मैंने गर्म पानी डाला जैसे जो अंदर डिजॉल्व एयर है वो खत्म हो जाए. एयर ये है. लेयर्ड ऑफ ऑयल प्रिवेंट और डिजॉल्विंग इन वाटर. ठीक है. तीसरे वाले में मैंने ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया, उसने मैंने डाला एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. Conclusion. This activity clearly show that both air and water must be necessary from rusting. The process of rusting is a continuous. जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो मेरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो हमें चलता रहने वाला है जब तक वो मेरा पूरा डिग्रेड ना कर दे एलिमेंट को, जो भी है, मेटल मेटल जो भी है. द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन डिक्रीज ग्रेजुअली एंड फाइनली द मेटल इज डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिज, शिप्स एंड मैनी अदर आर्टिकल स्पेशली विच आर मेड ऑफ आयरन. Put some anhydrous CaCl2 in the test tube C and cork it. Now we have these test tube for a few days and then observe. क्या observation थी? The nail in the test tube A will rust due to the nail is exposed to the both air and moisture. The nail in the test tube B and C are closed, not rust, because test tube B contain boiling distilled water and oil protected layer which prevent in the dissolving air in water. ए वाली जो टेस्ट ट्यूब थी ना उसमें रस्टिंग हुई, बी वाली में रस्टिंग नहीं हुई, क्यों? मैंने उसमें गर्म पानी डाला था जिससे जो अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना वो खत्म हो गई, और उसके बाहर मैंने ऑयल डाल दिया जिससे क्या हुआ, वो एयर और पानी अपने एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आ पाया. इन द टेस्ट ट्यूब सी द अनहाइड्रस CaCl2 इज ड्राइंग एजेंट विच एब्जॉर्ब एनी मॉइस्चर एयर. अब सी वाले में एनहाइड्रस CaCl2 डाला था मैंने, जिससे जो थोड़ी बहुत एयर थी ना उसको वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो भी रस्ट नहीं हुई मेरी. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग से बचने के क्या तरीके हैं मेरे? आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. या तो उसको कोटिंग कर दे किसी ऐसी मेटल से जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है. दूसरा, जिंक इज कॉमनली यूज फॉर कन्वर्टिंग आयरन सरफेस. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग विद जिंक इज कॉल्ड galvanization. The iron pipes which are in contact with water, such as groundwater pipes, are protected from the rusting by connecting these with more reactive metal, magnesium or zinc. To decrease rusting of iron, certain any anti-rust solution are used. सिंपल है. किसी को प्रोटेक्ट करना है रस्टिंग के लिए तो उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की उसकी कोटिंग कर दो, नहीं तो क्या करो, क्या करो, एंटी रस्ट सॉल्यूशन मिला दो उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स सरफेस एक्वायर्स अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस called rust and the process is known as rusting. Rust is a mixture of Fe2O3 and FeOH whole twice. इसको याद कर लेना, रस्टिंग मेरा किसका मिक्सचर है. कॉपर रिएक्ट विद CO2 इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन कलर. देखा है ना तुम, देखो कॉपर बोतल देखी है बच्चे तुमने, कॉपर बोतल. कॉपर बोतल में क्या होता है,
तो अभी जब लाए हो तब तो अच्छा लगता है नया नया, उसके बाद हम पानी वानी भर के पीते हैं तो उसमें हल्का हल्का रस्टिंग होने लगता है। किसकी वजह से होता है बच्चों वो? अरे मेरा पानी जा रहा है ना और एयर से कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, तो क्या है, कॉपर रिएक्ट विद CO2 इन द एयर एंड स्लोली loses its shiny brown surface and acquires a green coating of basic copper carbonate in the moisture air. Silver article become black after some time when exposed to air. जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं मतलब सिल्वर ज्वेलरी हो गई, पेंडल हो गया, ये सब ना ओपन एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लैक कलर आ जाता है इनके ऊपर, ड्यू टू द रिएक्ट ऑफ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। किसकी वजह से आती है? सिल्वर सल्फाइड की वजह से उसकी ब्लैक कोटिंग आ जाती है। एंड लेड और स्टेनलेस स्टील लूज देयर लस्टर ड्यू टू कोरोजन। अच्छा देखो, आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ और हर बार यही बोलूंगा कि जब भी बच्चों लेक्चर देख रहे हो ना, तो पेन और कॉपी लेके बैठो और साथ के साथ जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, ताकि बाद में आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। बाद में आप लेक्चर लगा के देखोगे और हो जाएगा। अब तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।